हमारा अम्ल क्षारक एवं लवण का अगला जो टॉपिक्स है वो है अम्ल क्षारक की रासायनिक गुण। मतलब अम्ल और क्षार जो होते हैं वो कैसे धातु से रिएक्शन करते हैं, कैसे कार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं, कैसे बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं और कैसे धातु के ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म में अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराने पर क्या होता है। कोई भी अम्ल जो होता है वो धातु से रिएक्शन करके क्या बनाता है। तो कोई भी अम्ल धातु से रिएक्ट करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, लिबरेट करता है, निकालता है। कोई भी अम्ल जो होता है वो धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, जैसे HCl अम्ल हो गया और ये एल्युमिनियम क्या हो गया, धातु हो गया। दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। उसी तरह से ये अम्ल हो गया H2SO4, ये Fe लोहा हो गया, इसकी भी अभिक्रिया कराएंगे तो FeSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बनता है। नहीं तो अम्ल जो होते हैं वो धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसे हम एक एक्टिविटी के द्वारा दिखा सकते हैं। याद कीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया में हम लोगों ने इस एक्टिविटी को किया हुआ था। अपने पास मान लो कि ये फ्लास्क हो गया, क्या हो गया, ये फ्लास्क हो गया। इसके अंदर हमने क्या किया है कि एल्युमिनियम का फॉयल डाल दिया है। किसका फॉयल, मतलब एल्युमिनियम है, इसको हमने इसके अंदर क्या किया है, डाल दिया है। तो एल्युमिनियम कौन सी हो गया, धातु हो गया। एल्युमिनियम कौन सी हो गया, धातु हो गया। अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे एसिड से। एसिड मतलब अम्ल से, और अम्ल में हम चाहे तो HCl ले सकते हैं या H2SO4 ले सकते हैं। तो रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन ऊष्माक्षेपी होता है। इस रिएक्शन में ऊष्मा के साथ साथ क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो एक्चुअली हम कैसे मान लें कि हाइड्रोजन गैस है, तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए हम जलती हुई कोई चीज ले जाएंगे, यदि भप भप का आवाज करेगा तो हम समझ जाएंगे क्या चीज है, हाइड्रोजन गैस निकला। नहीं तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक एसिड डालते हैं, HCl डालते हैं। क्या डालते हैं, HCl डालते हैं। मान लो कि अपने पास ये HCl है, एसिड है। क्या चीज है, एसिड है। अब इसको हम इसके अंदर हम डाल रहे हैं एसिड को, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि ये रिएक्शन जो होता है ऊष्माक्षेपी है तो स्वाभाविक है ऊष्मा निकलेगा। अब देखते हैं कुछ होता है क्या इसमें, थोड़ा देर वेट करते हैं। फ्लास्क के अंदर हमने एल्युमिनियम फॉयल को डाला, नहीं इसमें क्या डाला, अम्ल डाला। अब ये दोनों रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करने के बाद से क्या बनता है हम लोग देखते हैं। क्योंकि अपने पास जो एसिड है डाइल्यूटेड है, नहीं इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है।
चलिए थोड़ा देर हम लोग वेट कर लेते हैं, नहीं तब तक आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। चलिए तो देखते हैं हम लोग अब यहाँ पर। लेकिन कुछ धातुएं जो होती है, अब आप कहोगे कि सर क्या सभी धातुएं जो है हाइड्रोजन से रिएक्शन कर सभी धातुएं जो होती है वो एसिड से अम्ल से रिएक्शन करती है? आपका प्रश्न यहाँ पर बनता है कि क्या सर जितने भी धातुएं हैं सभी धातुएं अम्ल से रिएक्ट करती है? नहीं, क्योंकि कुछ वैसे धातुएं होती हैं जो एसिड से रिएक्शन नहीं करती है। यदि करती भी है तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करती है, हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। कुछ धातुएं वैसे होती है, कुछ धातुएं वैसी होती है जो अम्ल से एसिड से रिएक्शन नहीं करती है। यदि करती भी है तो स्लो करती है, और स्लो करने के बाद भी वो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है, कुछ और चीज बनाती है। तो आपका प्रश्न होगा कि वो कौन कौन सी धातुएं हैं। तो आगे हम जा करके जब हम मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ेंगे, अगला जो हमारा चैप्टर होगा, तो उसमें हम एक एक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, धातुओं की सक्रियता श्रेणी हम पढ़ेंगे। तो उसमें हमको मिलेगा कि हाइड्रोजन से नीचे सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे जो तत्व होते हैं, जो धातुएं होती हैं, वो धातुएं जो होती है वो अम्ल से रिएक्शन नहीं करती है। यदि करती भी है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी क्या होता है कि धातुओं के एक्टिविटी से, मतलब धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर एक श्रेणी बनाई गई है, सीरीज बनाई गई है धातुओं का। तो सबसे ऊपर जो आता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसे जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं उसकी क्रियाशीलता घटती जाती है। और हाइड्रोजन के नजदीक जब हम आते हैं तो हाइड्रोजन तक, हाइड्रोजन के ऊपर तो क्रिया करती है, धातुएं सब क्रिया रिएक्शन करती है, अम्ल से रिएक्शन करती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। लेकिन हाइड्रोजन के नीचे जो आएगा, जैसे हाइड्रोजन के नीचे आने वाले जो धातु है वो जाएंगे कॉपर, चांदी और सोना। तो ये सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन गैस से नीचे के ये धातु हो गए। तो ये जो है अम्ल से रिएक्शन नहीं करते हैं। यदि करते भी हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएंगे। उसके बाद से अब हम बात कर लेते हैं क्षारक की अपक्रिया। मतलब क्षार जो होते हैं वो धातु से अपक्रिया करके क्या बनाते हैं। क्षार जो है धातु से अपक्रिया करके क्या बनाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्षार धातु से अपक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो आप कहोगे सर इसमें भी तो वही चीज बन रहा था और इसमें भी वही चीज बन रहा है। बिल्कुल सही बात है कि क्षार भी धातु से अपक्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, उत्पन्न करता है। लेकिन ये क्रिया जो होता है बहुत स्लो होता है, ये फास्ट होता है, ये क्या होता है, स्लो होता है। अंतर यही है कि ये क्षार जो होते हैं धातु से अपक्रिया करके, धातु से अपक्रिया करके और लवण और हाइड्रोजन गैस तो बनाते हैं, लेकिन ये अपक्रिया जो होता है बहुत स्लो होता है, यही अंतर होता है। मतलब धीरे 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 होता है। अब देखो एक एग्जांपल हमने लिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया हम जिंक से कराते हैं, तो सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या करता है, उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो आपको याद रखना है कि सोडियम जिंकेट आपको एग्जाम में 2-3 बार पूछ चुका है नहीं, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया हम जिंक से कराते हैं तो क्या बनता है। तो क्या जवाब होगा, सोडियम जिंकेट। ये लवण हो गया, साल्ट हो गया। लवण का मतलब कि इसके अंदर न तो अम्लीय प्रॉपर्टीज है और न तो क्षारीय प्रॉपर्टीज है, नहीं, ये बिल्कुल उदासीन है। कौन सी है, उदासीन है। इसीलिए तो इसको क्या बोला जाता है, लवण। क्या बोला जाता है, लवण बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब क्षारक के साथ यहाँ पर हम नोट में लिख दिए हैं कि क्षारक के साथ जो है
धातु की अपक्रिया बहुत धीमी होती है, बहुत धीमी होती है। अब अगला टॉपिक से हम लोगों का कि अम्ल की अपक्रिया कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से कराने पर क्या होता है। अम्ल हो और उसकी अपक्रिया हम कार्बोनेट से कराएं, किसे कराएं, कार्बोनेट से, और बाइकार्बोनेट से कराते हैं तो क्या बनता है। तो अम्ल जो होते हैं कार्बोनेट से अपक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। अम्ल जो होते हैं कार्बोनेट से अपक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जैसे HCl हो गया, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, दोनों के रिएक्शन कराया जाता है तो NaCl जो नमक हो गया अब प्लस जल अब प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बनता है। तो आपसे कोई पूछे कि अम्ल की अपक्रिया कार्बोनेट से कराने पर क्या बनता है तो क्या जवाब दीजिएगा, लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। अब कैसे हम मान ले कि ये CO2 ही है जो गैस बन रहा है, वो कैसे इस चीज को मान लेंगे। तो आपके पास दो तरीका है, या तो CO2 जब गैस बन रहा है तो यहाँ पर जलती हुई कोई चीज ले जाओगे, जलती कोई चीज ले जाओगे तो उसको क्या करेगा, बुझा देगा, वो क्या करेगा, बुझा देगा वो, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हो, इस CO2 गैस जो बन रहा है इसको आप जैसे अपने पास ये फ्लास्क हो गया, कौन सी हो गया, ये फ्लास्क हो गया, यहाँ पर हम कर्क लगा दें और कर्क से एक पाइप को बेंड करके और हम क्या करेंगे, चूने के जल में ले जाएंगे, किसके जल में, चूना रहेगा और चूने के जल में ले जाएंगे और वो CO2 गैस यहाँ से बंद करके अब किस में जाएगा, चूने के जल में जाएगा। तो चूने के जल में जाएगा तो उसका रंग वो क्या कर देगा, दूधिया कर देगा, ये CO2 का पहचान होता है। चूने का रंग को क्या कर देगा, मिल्की व्हाइट कर देगा, दूधिया कलर का कर देगा। तो इसे प्रूफ हो जाएगा कि वो क्या चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो दो चीजें से हम प्रूफ कर सकते हैं। उसके बाद से हम बात करते हैं बाइकार्बोनेट, क्या चीज, बाइकार्बोनेट। तो अम्ल जो होते हैं बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करके जैसे कार्बोनेट का कार्बोनेट में हो रहा था सेम वैसे ही चीज, वही चीज यहाँ भी बनेगा। लवण तो यहाँ भी लवण, जल तो यहाँ भी जल और CO2 गैस, ये भी CO2 गैस क्या करेगा, लिबरेट करेगा, बनाएगा नहीं। तो अम्ल बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो भी लवण बनाता है, जल बनाता है और CO2 गैस बनाता है, CO2 गैस बनाता है। जैसे एग्जांपल में HCl हो गया, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं अम्ल HCl से, ये बनेगा NaCl प्लस H2O अब प्लस क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो दोनों के रिएक्शन लगभग लगभग कौन सी है, सेम है। तो आपसे कोई पूछे कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की अपक्रिया अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है, तो लवण बनता है, जल बनता है और CO2 गैस बनता है, क्या बनता है, लवण बनता है, जल बनता है और CO2 गैस बनता है। फिर आपसे कोई पूछे कि अम्ल की अपक्रिया, अम्ल की अपक्रिया हम धातु से कराते हैं तो क्या बनता है, तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। क्षार की अपक्रिया कराते हैं धातु से तो क्या बनता है, तो लवण और हाइड्रोजन दोनों में सेम प्रोडक्ट बनता है। अंतर क्या है, ये क्रियाएं फास्ट होती है, ये क्या होता है, स्लो होता है, बहुत धीमा होता है। फिर आपसे कोई पूछे कि क्या सभी धातुएं जो होती है वो अम्ल से रिएक्ट करती है, तो आप कहिएगा नहीं। सक्रियता श्रेणी में, धातुओं की सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से जो नीचे होते हैं, हाइड्रोजन से जो नीचे होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते हैं, यदि करते भी हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। जैसे एग्जांपल में आ जाएगा CuAgAu, Cu कॉपर हो गया, तांबा, Ag चांदी हो गया, Au और मतलब ये क्या हो गया, सोना हो गया। तो ये जो है अम्ल से रिएक्शन
नहीं करती है, करती भी है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। अब बहुत स्लो क्रिया होता है, बहुत स्लो क्रिया होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगला टॉपिक से हम लोग का चौथा कि अम्ल की अपक्रिया यदि धातु ऑक्साइड से कराएं तो क्या होगा। अम्ल की अपक्रिया धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड का मतलब धातु होगा और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड बनाता है। नहीं तो धातु की ऑक्साइड से यदि हम अम्ल की अपक्रिया कराएं तो क्या बनेगा। तो धातु ऑक्साइड की अपक्रिया अम्ल से कराते हैं तो यहाँ पर बनता है लवण और जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल बनता है। अब ध्यान से देखो, एक एग्जांपल लिया हमने, ये हो गया कॉपर ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड हो गया। नहीं, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं HCl से, तो ये कॉपर ऑक्साइड जो होता है ना ये काला होता है। क्या होता है, काला होता है। अच्छा, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे HCl से तो ये बनेगा CuCl2 कॉपर क्लोराइड, लवण हो गया। और क्या बनेगा, जल बनेगा H2O। तो इसका कलर जो होता है ना नीला हरित होता है, नीला हरित। नीला हरित का मतलब कि नीला कलर की मात्रा ज्यादा होगा और हरा कलर की मात्रा क्या होगा, कम होगा। नहीं मतलब इसको हम ग्रीनिश ब्लू बोल सकते हैं। नहीं मतलब नीला हरित मतलब हरा नीला दोनों कलर मिक्स रहेगा इसके अंदर, लेकिन हरा कम फील होगा और नीला क्या होगा, ज्यादा फील होगा। आपको नीला ज्यादा फील होगा। तो इस कलर में ये बनता है कॉपर क्लोराइड बनता है, कॉपर क्लोराइड बनता है। और अब यहाँ पर देखो, ये हो गया आपका लवण हो गया, ये क्या हो गया, जल हो गया। अब एक चीज बताओ, एक चीज थोड़ा सा हम आपसे पूछते हैं, पहले जो आप पढ़ चुके हैं कि क्षार की अपक्रिया, क्षार की या क्षारक की अपक्रिया अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है, सिर्फ लवण बनता है कि और कुछ बनता है, लवण और जल बनता है, ये बनता है। क्षारक की अपक्रिया, बेस की अपक्रिया एसिड से कराते हैं तो लवण और क्या बनता है, जल बनता है। तो देखो, तो यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पर ये वाला इस रिएक्शन के देखो, यहाँ पर इसको जो भी है इसको छोड़ो अभी फिलहाल। ये वाला चीज, ये कौन चीज, अम्ल, ये कौन चीज, लवण, ये क्या चीज, जल। तो देखो ये वाला चीज मिल गया आपको, ये लवण मिल गया, ये क्या मिल गया, जल। तो स्वाभाविक लवण और जल जब बनेगा तो स्वाभाविक अम्ल के साथ जो ये वाला जो मैटर है, ये वाला जो पदार्थ जो रिएक्ट कर रहा है, ये क्षार ही होगा। मतलब क्षार का प्रॉपर्टी होगा इसके अंदर। नहीं अर्थात ये कॉपर के जो ऑक्साइड मतलब धातु के जो ऑक्साइड है, ये किस प्रवृत्ति का होगा, क्षारीय प्रवृत्ति का। बात समझ रहे क्या कर रहे हैं। देखो यहाँ पर हम जानते हैं बहुत पहले से कि क्षार की अपक्रिया, क्षार की अपक्रिया अम्ल से कराते हैं, अम्ल से कराते हैं तो बनता है लवण और जल बनता है। क्या बनता है, जल बनता है। तो चलो देखते हैं, ये तो अम्ल है। नहीं अभी हमने बोला कि CuCl2 कौन सी है, लवण है, और H2O कौन सी है, जल है। तो ये अम्ल हो गया, ये लवण हो गया, ये जल हो गया। तो स्वाभाविक ये वाला क्या होगा, क्षार होगा। ये वाला क्या होगा, क्षार होगा। अर्थात धातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो अधिकतर किस प्रवृत्ति के होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। किस प्रवृत्ति के होते हैं। तो आपसे अब कोई प्रश्न करे कि धातु के ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं, किस टेंडेंसी के होते हैं, क्षारीय होते हैं। ये भी एग्जाम में बहुत बार आप लोगों को आता है, नहीं कि किस प्रवृत्ति के होते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम एक क्षारक की अपक्रिया हम अधात्विक ऑक्साइड से, मतलब अधातु के ऑक्साइड से, इसमें क्या था, धातु का ऑक्साइड, इसमें कौन सी है, अधात्विक, मतलब अधातु के ऑक्साइड से कराते हैं तो क्या होता है।
क्षार की अपक्रिया अधातुक ऑक्साइड से कराते हैं तो क्या होता है। चलो देखते हैं, रिएक्शन पूछ लेते हैं। अधातुक ऑक्साइड क्षार से अपक्रिया करता है तो यहाँ भी लवण और जल ही बनता है। जैसे ये अधातु, अधातु कार्बन हो गया, इसका ऑक्साइड हो गया, नहीं ये क्या कहलाएगा, अधातुक ऑक्साइड। ये क्या हो गया, क्षारक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कौन सी है, क्षारक, बेस हो गया ये, नहीं इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बनता है, जल बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बनता है, जल। तो ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि ये इसके अंदर न तो अम्लीय प्रॉपर्टीज होता है न तो क्षारीय। इसका मतलब क्या चीज है, लवण हो गया, ये क्या हो गया, जल हो गया। अब देखो फिर यहाँ पर देखो, ये क्या चीज है, क्षार है, नहीं है, ये कौन सी है, लवण, ये तो जल है, क्या चीज है, जल है। अब देखो क्षार लवण और मिलकर क्या बना रहा, जल। तो स्वाभाविक है ये किस प्रवृत्ति का होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा, ये अम्लीय पर, अम्ल और क्षार मिलकर के नहीं लवण और जल बनाते हैं। इसका मतलब हो गया कि अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं किस प्रवृत्ति के होते हैं, अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं, अम्लीय होते हैं। अब इसी को कुछ हम ऐसे याद कर लेते हैं। अ से अधातु, अ से अम्लीय, मतलब अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अ से अधातु, अ से अम्लीय, मतलब अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। किस प्रवृत्ति के, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो फिर धातु के ऑक्साइड क्या होंगे, किस प्रवृत्ति के, क्षारीय प्रवृत्ति के होंगे, क्षारीय प्रवृत्ति। अब आपसे एग्जाम में दे सकता है कि चलो आप ये चीज बताओ कि Al2O3 ये अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, ये क्या चीज है, धातु। तो धातु का ऑक्साइड, तो धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय, और अधातु का ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय। नहीं, फिर आपसे कोई पूछे इस तरह से NO2 ये अधातु है, तो अधातु का ऑक्साइड हो गया। तो अधातु का ऑक्साइड ये किस प्रवृत्ति का होगा, अम्लीय होगा। किस प्रवृत्ति का होगा, अम्लीय। तो अधातु का ऑक्साइड अम्लीय, धातु का ऑक्साइड क्षारीय। तो आपके ये लॉजिक यदि याद हो जाता है कि अधातु से, अ से अधातु, अ से अम्लीय, मतलब अधातु का ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो स्वाभाविक है कि धातु के ऑक्साइड क्या होंगे, क्षारीय होंगे। लॉजिक कहाँ से आया, इस कंसेप्ट से। भाई ये सपोज, चलो जो भी है ये अम्ल है, नहीं, यहाँ पर लवण और जल बना रहा है, तो स्वाभाविक अम्ल के साथ क्षार ही वैसा होगा जो रिएक्ट करेगा, तो लवण और क्या बनाता है, जल। तो इसका मतलब क्या है, ये क्षार है। ये कौन सी है, धातु का ऑक्साइड, मतलब धातु का ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय। लेकिन अपवाद में कुछ अधातु के ऑक्साइड वैसे होते हैं जो न तो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं और न तो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। अरे में न तो अम्लीय प्रवृत्ति को होते हैं और न तो क्षारीय प्रवृत्ति को होते हैं। इसको आप याद रखिएगा। अधातुक ऑक्साइड, कुछ अधातुक ऑक्साइड जो होते हैं न तो अम्लीय प्रॉपर्टीज का, मतलब न तो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं और न तो क्षारीय प्रवृत्ति का। कौन कौन आ जाएगा इसमें, कौन कौन आ जाएगा, H2O2, NO हो गया, CO हो गया और N2O हो गया। अम्ल और क्षार की कॉमन प्रॉपर्टीज क्या होती है, नहीं, कॉमन प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो अम्ल और क्षार जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक, मतलब अम्ल और क्षार से करंट फ्लो हो सकता है।
अम्ल एवं क्षार से करंट फ्लो हो सकता है। इसे हम एक एक्टिविटी के द्वारा प्रूफ कर सकते हैं। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं? बीकर लेते हैं। ये बीकर हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्योर जल मतलब डिस्टिल वाटर लेंगे। इसके अंदर डिस्टिल वाटर जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। जो प्योर वाटर होता है वो विद्युत के क्या होता है? कुचालक होता है। तो हम एक जुगाड़ के द्वारा इसे हम क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं। नहीं तो हमने क्या किया, एक बीकर लिया, उसके बाद से ये डिस्टिल वाटर है जो आपको मेडिसिन के दुकान वगैरह पर मिल जाएगा, नहीं जो इंजेक्शन वगैरह देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम इसको इस बीकर में क्या करते हैं? डाल देते हैं, ठीक है। ये टेस्टलेस होता है, इसमें किसी प्रकार का स्वाद नहीं रहता है। और अभी हमने बोला कि इसे विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। तो इस चीज को पहले हम दिखा देते हैं कि वास्तव में इससे करंट फ्लो नहीं होता है क्या? नहीं, हम आपको एक एक्टिविटी से इसको दिखाते हैं। एक सेल लिया है, बैटरी लिया है, लगभग ये बैटरी जो है आपका इस एक्टिविटी को दिखाने के लिए लगभग मतलब 20-25 एम्पियर का होना चाहिए, है कि नहीं? 20-25 एम्पियर का होना चाहिए। और इसमें हमने क्या किया है कि एक बल्ब लगा दिया है। क्या लगा दिया? यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बल्ब यहाँ पर लगा हुआ है, नहीं, और इसे हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। अब पहले हम चेक कर लेते हैं कि वास्तव में ये बल्ब जलता है क्या? ये बल्ब जलता है क्या? चलो जी, पकड़ो इसको इसे। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि बल्ब काम करता है कि नहीं पहले। नहीं, ये बल्ब काम कर रहा है, नहीं। तो जैसे ही हम सटा रहे हैं इसको, देखो, अब आप बैटरी में जानते हैं कि दो टर्मिनल होता है, एक को कहते हैं धन और दूसरे क्या कहते हैं? ऋण, नहीं। धन एक कौन चीज? एक पॉजिटिव, और एक क्या कहलाता है? निगेटिव। और एक सर्किट जब बनता है तो करंट फ्लो होना चालू होता है। तो अभी सर्किट यहाँ पर नहीं बन रहा है, मतलब कि अभी यहाँ से यहाँ बीच में गैप है। क्या चीज है? गैप है। जैसे ही सर्किट बनेगा तो करंट फ्लो होना चालू होगा। अब फलस्वरूप हमारा बल्ब क्या हो जाएगा? बल्ब जलना चालू हो जाएगा। तो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पर आप सरिये से मार करके इसको क्या कर दीजिएगा? फ्रीज कर लीजिएगा। अब हम आपको ये दिखाते हैं कि वास्तव में ये जो पानी हमने लिया है, शुद्ध पानी, उसे करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो पहले दिखा देते हैं, इसे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ये है प्योर वाटर। क्या चीज? प्योर वाटर है। ये सब समस्या लैब में नहीं आता है, नहीं। लैब में उस तरह की व्यवस्थाएं होती है जिसके चलते हम आसानी से सब काम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। चलिए, अब तो दिख रहा होगा। तो चलिए पहले हम चेक कर लेते हैं कि वास्तव में ये विद्युत का संचालन करता है क्या। अब इसको हम पानी में से डालते हैं, ठीक है। और ये प्योर वाटर है। क्या चीज है? प्योर वाटर है। इसको हम पानी के अंदर क्या करते हैं? डाल देते हैं। देखते हैं कि ये क्या बल्ब जल रहा है। देखो, ये देख लेते हैं, काम कर रहा है नहीं वाला। अच्छा, अब पानी के अंदर इसको हम डाल रहे हैं इस तरह से, इस तरह से। ये सटना नहीं चाहिए, सटना नहीं चाहिए। ये बल्ब जल रहा है? नहीं जल रहा है। इसका मतलब हो गया कि प्योर वाटर जो होता है वो विद्युत का चालन नहीं करता है। प्योर वाटर से होकर के विद्युत का चालन नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एसिड को डालते हैं, अम्ल को डालते हैं।
किसको डालते हैं, अम्ल को। और अम्ल को डालेंगे, यदि ये बल्ब ग्लो करेगा, जलेगा, इसका मतलब कि करंट का फ्लो होना चालू हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एसिड जो होता है विद्युत क्या क्या करता है, चालन करता है। नहीं, एसिड क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास एसिड है, इस एसिड को हम इसके अंदर डालते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये बल्ब ग्लो करता है क्या, अभी तो ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या प्रूफ होता है, इसे प्रूफ होता है कि ये जो है विद्युत का, प्योर जल जो होता है विद्युत का चालन नहीं करता है। अब इसके अंदर हम एसिड को डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, एसिड को डाल रहे हैं। देखते हैं कि एसिड से, एसिड को डाल रहे हैं। चल गया, देखिए ग्लो कर गया। इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि अम्ल जो होते हैं वो विद्युत का चालन करते हैं। मतलब अम्ल से विद्युत का प्रवाह हो सकता है, करंट फ्लो हो सकता है, इससे ये प्रूफ होता है। देख रहे हैं ना, पहले प्योर वाटर लिया था हमने तो विद्युत का चालन नहीं हो रहा था, नहीं। लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर एसिड को डाला, एसिड को डाला, ये विद्युत का चालन होने लगा। आपका बल्ब जो है ग्लो कर गया, जल गया। यहाँ पर आपका बल्ब क्या हो गया, ग्लो कर गया, यहाँ पर जल रहा है, यहाँ पर चल रहा है ना। इसको हमने अलग रखा है, ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ सर इसके अंदर, हाँ देखिए ये बिल्कुल अलग है, ये ग्लो कर रहा है, ग्लो कर रहा है, दिख रहा है ना आपको, ये ग्लो करते हुए दिख रहा होगा, नहीं ये ग्लो कर रहा है यहाँ पर। इससे स्पष्ट होता है कि अम्ल जो होते हैं वो विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। इसी तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं कि क्षार भी क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, क्षार भी विद्युत का चालन कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है कि प्योर जल के अंदर विद्युत का चालन नहीं होता, लेकिन जैसे ही एसिड डाला विद्युत का चालन हो गया, विद्युत का चालन हो गया। क्यों ऐसा होता है, इस चीज को जानना जरूरी है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है इसके पीछे, ठीक है। तो इसके पीछे का कारण ये है कि जल जो होते हैं ना, प्योर जल, वो आयनीकृत नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही हमने जल में एसिड को डाला, तो जल में एसिड को डालते हैं तो इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है कि H प्लस आयन में टूटता है, H प्लस आयन में टूटता है, H प्लस आयन में। जैसे मान लो कि अपने पास ये एसिड है, HCl है, ये H हो गया, ये Cl हो गया, ये H हो गया, हाइड्रोजन है, कौन सी है, क्लोरीन, दोनों मिल करके बनाया है HCl, क्या बनाया है, HCl। तो अब इसको जब हम पानी में डालते हैं तो वहां से हाइड्रोजन, ये आयन जो होता है ना, अलग हो जाता है। तो जब अलग होगा तो इस पे आ जाता है H प्लस आयन, इस पे आ जाता है ये क्लोरीन हो गया, इस पे आ जाता है Cl माइनस, क्या जाता है। अब इसमें जो होता है ना, दो टर्मिनल्स होता है, बैटरी का दो टर्मिनल्स होता है, एक होता है धन और दूसरा क्या होता है, ऋण। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बैटरी का दो, एक यहाँ पर होगा, दूसरा यहाँ पर, एक धन है, दूसरा क्या होता है, ऋण। तो H प्लस आयन जो होता है ना, H प्लस आयन ये वाला, ये ऋण टर्मिनल की तरफ दौड़ता है, और Cl माइनस किधर, धन टर्मिनल। प्लस माइनस एक दूसरे का अट्रैक्ट करता है, नहीं। तो ये जो होता है H प्लस आयन जो होता है वो ऋण टर्मिनल की तरफ, निगेटिव टर्मिनल के साइड में दौड़ता है, और Cl माइनस की साइड में, पॉजिटिव साइड में दौड़ता है, नहीं। इस तरह से आयन जो होता है, आयन के प्रवाह जब होता है तो वहां पर क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। मतलब आयन के प्रवाह से ही, आयन मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से ही विद्युत की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, विद्युत की उत्पत्ति होती है। तो आयन, आयन मीन्स इलेक्ट्रॉन, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा था। जो प्योर जल था तो इसमें आयन नहीं था, मतलब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा रहा था, इसलिए इसमें ग्लो नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने ये चीज डाला तो ये एक सर्किट बन गया, मतलब आयन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के साइड में जाना क्या हो गया, चालू हो गया, जिसके चलते एक सर्किट बन गया, और सर्किट बनने के चलते करंट फ्लो होना चालू हो गया, करंट फ्लो होना चालू हो गया।
ठीक है। तो इस तरह से इस एक्टिविटी से हमने प्रूव कर दिया कि अम्ल जो होते हैं वो विद्युत के क्या करते हैं, चालन करते हैं, विद्युत के चालन करते हैं।